ये मेरे पति और मेरी बेटी जैसे दिख रहे हैं, आईपीएस मैडम ने कहा। ये सुनकर एक कांस्टेबल ने बोला, छोड़िए मैडम, ये यहाँ बेकार में बैठा है, इन्हें यहाँ से भगा दीजिए, इनसे बहुत बदबू आ रही है। उस इलाके में रहने वाले कुछ गरीब लोग एक जगह बैठे थे। उनमें से एक बूढ़ी महिला ने कहा, सुना है हमारे इलाके में नई आईपीएस मैडम आई हैं, वो गरीबों की बहुत सेवा करती हैं और बहुत अच्छी हैं। सुबह होते ही आईपीएस मैडम अपनी कार में बैठते हुए स्टाफ से बोली, आज महाशिवरात्रि है, आज हमें शहर जाकर वहां गरीब लोगों की मदद करनी है। तभी एक जूनियर ऑफिसर ने कहा, मैडम आप आगे वाली सीट पर बैठ जाइए। जैसे ही वो कार की अगली सीट पर बैठकर शहर पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वो विद्यानगर पुलिस स्टेशन था। तभी आईपीएस मैडम ने कार में बैठते हुए कहा, ड्राइवर इस बार रास्ता बदलो और गांव की तरफ जाने वाले रास्ते से चलो। इस पर ड्राइवर ने कार गांव की तरफ मोड़ दी। तभी वहां कुछ गरीबों को देखकर आईपीएस मैडम ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी यहीं रोको। ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। तभी आईपीएस मैडम ने कहा, हम इन भिखारियों की कुछ मदद करते हैं। ड्राइवर के गाड़ी रोकते ही आईपीएस मैडम बाहर आई। तभी वहां खड़े भिखारियों में से एक बच्ची आई और बोली, मैडम हमारी कुछ मदद कीजिए, हम दोनों 2 दिन से भूखे हैं। उन्हें देखकर आईपीएस मैडम ने हैरानी से कहा, ये मेरे पति और बेटी जैसे दिख रहे हैं। ये सुनकर एक कांस्टेबल ने कहा, छोड़िए मैडम, ये यहाँ बेकार में बैठा है, इन्हें यहाँ से भगा दीजिए, इनसे बहुत बदबू आ रही है। वैसे भी हमें ऑफिस के काम से जाना है। इसके साथ ही आईपीएस मैडम निराश होकर वापस अपनी गाड़ी में बैठ गईं। कार आगे बढ़ रही थी। तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम शायद आपके पति और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, आप शादी कर लीजिए और नई जिंदगी शुरू कीजिए, उन्हें भूल जाइए। ये सुनकर आईपीएस मैडम सोच में डूब गईं। घर जाकर वो बहुत दर्द और के साथ सोचने लगी, मुझे लगता है वो मेरे पति ही हैं, मुझे कल सुबह फिर वहां जाना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। आईपीएस मैडम को लग रहा था कि शायद वो भिखारी ही उनका पति हैं और उन्होंने सोचा कि कल सुबह फिर उनके पास जाऊंगी। अब सवाल ये है कि क्या वो भिखारी ही उनका पति है और क्या वो बच्ची उनकी बेटी है? चलिए जानते हैं। लेकिन अमन नाम का एक शख्स था जो इस सच को छुपाना चाहता था। साथ ही वो आईपीएस मैडम से शादी करना चाहता था। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अगली सुबह आईपीएस मैडम अपनी योजना के अनुसार कार लेकर उसी जगह वापस गईं जहां कल वे गरीब मिले थे। वहां पहुंचने पर उन्हें कोई नहीं दिखा। तभी उन्हें वहां चाय बेचने वाला एक गरीब लड़का दिखाई दिया। उन्होंने उस लड़के को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें पता है यहाँ एक छोटी बच्ची और उसके साथ एक भिखारी बैठता था ना? उस लड़के ने विनम्रता से कहा, हाँ मैडम, वे बैठते थे लेकिन आज नहीं आए। चाय बेचने वाले लड़के के ये कहते ही कि वे आज यहाँ नहीं आए, मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब मैडम ने सोचा कि मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। तभी उन्हें एक विचार आया, शायद वे मंदिर के पास बैठे हों, मैं वहां जाकर उनके बारे में पता लगाती हूं। ये सोचकर वो वहां के लिए निकल पड़ी। दूसरी ओर अमन अपनी बुरी नीयत से उन पर नजर रखे हुए था और अपने अधीनस्थ कांस्टेबलों से बोला, हमारे इलाके में वो भिखारी और वो छोटी बच्ची नहीं दिखनी चाहिए। आज ये तुम्हारी ड्यूटी है। मंदिर के आसपास के सभी भिखारियों को वहां से हटा दो। कोई विरोध करे तो कहना ये सरकारी आदेश है। इसके बाद उसके अधीनस्थ कांस्टेबलों ने मंदिर जाकर वहां मौजूद सभी गरीबों और भिखारियों को वहां से भगा दिया। उठो, यहां से जाओ, सरकार ने कहा है कि यहां कोई भिखारी बैठा नहीं दिखना चाहिए। उसी समय वहां पहुंची आईपीएस मैडम ने उन्हें देखकर सोचा, ये सब उधर क्यों भाग रहे हैं? ये भिखारी मंदिर के सामने से क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने कार से उतरकर भागते हुए लोगों में से एक से पूछा, तुम लोग यहाँ से क्यों भाग रहे हो? तभी एक भिखारी ने कहा, मैडम पुलिस ने कहा है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। इसी बीच आईपीएस मैडम ने पूछा, क्या तुम्हें पता है यहाँ एक छोटी बच्ची और उसके साथ एक भिखारी रहता था? उस भिखारी ने कहा, हाँ मैडम, वे दोनों मंदिर के अंदर बैठे हैं। ये सुनकर आईपीएस मैडम मंदिर के अंदर गईं तो वो भिखारी और बच्ची वहीं थे। वो धीरे से उनके पास बैठी, फिर टूटी हुई आवाज में कहा, राहुल तुम हो क्या? उस भिखारी ने कहा, हाँ मैं हूं, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी वहां एक कांस्टेबल आया और जोर से चिल्लाया, अरे भिखारी यहां से निकल, मैडम से क्या बात कर रहा है? ये सुनकर आईपीएस मैडम ने तुरंत कांस्टेबल से कहा, तुम पहले यहां से जाओ, तुम्हें ये ऑर्डर किसने दिया? उन्होंने सख्ती से कहा। ये सुनकर कांस्टेबल शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। फिर आईपीएस मैडम ने उस भिखारी से फिर कहा, देखो तुम मेरे पति हो। ये सुनकर भिखारी ने कहा, मैं तुम्हारा पति कैसे हो सकता हूं? मेरी पत्नी मर चुकी है। आईपीएस मैडम ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि आपकी पत्नी मर चुकी है? भिखारी ने बताया, 8 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था।
आईपीएस मैडम ने पूछा, क्या आपके पास कोई सबूत या निशानी है? भिखारी ने हाँ कहते हुए अपनी उंगली में एक अंगूठी दिखाई और कहा, यहाँ है, उसने मुझे एक अंगूठी दी थी। ये देखकर आईपीएस मैडम को याद आया, ये अंगूठी मेरी है, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें झूठ बोला गया कि मैं मर गई हूँ और मुझे भी झूठ बोला गया कि तुम दोनों मर गए हो। उन्हें पुरानी बातें याद आईं जब अमन कह रहा था, मैडम आपके पति और बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इसका हमें बहुत खेद है। नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये बातें उन्हें याद आईं। ख्यालों से बाहर आकर आईपीएस मैडम ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। फिर उसने पूछा, आपको किसने बताया कि मैं मर गई हूँ? भिखारी ने कहा, मुझे पुलिस ने बताया कि तुम्हारी पत्नी मर गई है, तुमने ही उसे मारा है। तुम ये इलाका छोड़कर चले जाओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आ गई, तुम्हारी पत्नी मर गई है, तुमने एक्सीडेंट करके उसे मार दिया। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, पुलिस ने मुझे बहुत मारा, मुझ पर अत्याचार किया, साथ ही मुझे धमकी दी, कहा कि ये शहर छोड़कर चले जाओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर आईपीएस मैडम ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, हम तीनों को अलग करने वालों का मैं हिसाब चुकता करूंगी। अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोली, मेरी बेटी की ऐसी हालत क्यों हुई? अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। फिर उन्होंने अपने पति से कहा, हमारे जीवन से शांति छीनने वालों को मुझे पकड़ना है, इसलिए आपको कुछ समय के लिए ऐसे ही भिखारी बनकर रहना होगा, उन्होंने समझाया। दूसरी ओर कांस्टेबल ने अमन के पास जाकर सारी बात बतानी शुरू की। सर, जैसे ही मैं मंदिर गया, आईपीएस मैडम उस भिखारी से बात कर रही थी। ये देखकर उन्होंने मुझे डांटा भी। ये सुनकर अमन गुस्से से बोला, ये भिखारी मेरी इच्छाओं पर पानी फेर देगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से पागल हो गया। वहां मंदिर में आईपीएस मैडम ने अपने पति से कहा, अब इस बच्ची को मुझे दे दीजिए, लेकिन आप सावधान रहिए, मैं चलती हूँ, और अपनी बेटी को लेकर घर चली गई। दूसरी ओर अमन ने गुस्से में कहा, चाहे जो हो जाए, मैं आईपीएस मैडम से ही शादी करूंगा। इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है। उसने एक कांस्टेबल से कहा, मैं तुम्हें कुछ ड्रग्स दूंगा, तुम्हें उसे उस भिखारी के पास रखना है, फिर मैं आकर उसे पकड़ लूंगा, तब वो भिखारी जिंदगी भर जेल में रहेगा, उसने समझाया। ये सुनकर एक कांस्टेबल ने कहा, वाह सर, क्या आइडिया है, अब उसे फंसाते हैं। प्लान के मुताबिक कुछ पुलिस वाले कार में मंदिर पहुंचे और अपने साथ लाए ड्रग्स के बॉक्स को सीधे भिखारी के पास ले गए। अकेले बैठे उस भिखारी के पास वो बॉक्स रखकर बहुत तेजी से वहां से चले गए। वो समझ पाता कि वहां क्या हो रहा है उससे पहले ही अमन वहां पहुंच गया। ओ भिखारी, यहाँ क्या कर रहा है? तेरे पास मौजूद इस बॉक्स में क्या है? कहते हुए उसने उसे खोला। उसमें ड्रग्स देखकर वो जोर से चिल्लाया, इसे पकड़ो, ये मंदिर में ड्रग्स बेच रहा है, इसकी फोटो लो, उसने ऑर्डर दिया। तभी कुछ कांस्टेबल वहां आए और भिखारी को पकड़कर पुलिस जीप में बैठा लिया। पुलिस जीप में चढ़ते हुए भिखारी ने कहा, सर, मैं ड्रग्स नहीं बेच रहा, आपके आदमियों ने ही लाकर वहां रखा था। ये सुनकर पुलिस ने कहा, तू पुलिस पर ही इल्जाम लगाएगा, और उसे गालियां दी। दूसरी ओर आईपीएस मैडम अपनी बेटी को टिफिन खिलाते हुए प्यार से कह रही थी, तुम अपने पिता की तरह ही शरारती हो। टिफिन खत्म करने के बाद आईपीएस मैडम ने अपनी माँ से कहा, माँ ठीक है, अब मैं ड्यूटी पर जाती हूँ, आप अपनी पोती का ख्याल रखिएगा, और वहां से निकल गई। दूसरी ओर अमन और उसके कांस्टेबलों ने भिखारी को जेल में बंद कर दिया और ताना मारना शुरू किया, अब तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीतेगी। उसी समय ऑफिस पहुंची आईपीएस मैडम के पास एक कांस्टेबल आया और बोला, मैडम, हमारे अमन सर ने मंदिर से एक भिखारी को पकड़ा है, वो वहां ड्रग्स बेच रहा था। ये सुनकर ऑफिस के अंदर गई आईपीएस मैडम के सामने आकर अमन ने कहा, देखा मैडम, आपके पति के पास ड्रग्स मिलना दुखद है, कानून तो है ना, हम क्या कर सकते हैं। उसने झूठा दुख प्रकट किया। तभी आईपीएस मैडम को देखकर भिखारी ने जेल के अंदर से कहा, प्लीज आरती, मेरा विश्वास करो, ये ड्रग्स उन्होंने ही रखे थे और पुलिस मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम्हें पता है आरती, ये हमें अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। तभी अमन वहां आया और बोला, मैडम जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि ये ड्रग्स बेचने वाला भिखारी है, आपकी यूनिफॉर्म पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा है। मैडम, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप किसी और से शादी कर लीजिए, इस भिखारी में क्या रखा है। इस पर आईपीएस आरती का गुस्सा फूट पड़ा। ये सब तुम कर रहे हो, याद रखना, तुम्हारी चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तुमने जैसे हमारी जिंदगी बर्बाद की, वैसे ही मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अब मैं सारे सबूत कोर्ट में दिखाऊंगी, वहीं फैसला होगा। देखती हूं फैसला किसके पक्ष में आता है। कहते हुए वो वहां से निकल गईं। तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? सबूत तो मेरे पास है।
जब तुम्हारे पति की जेब से ड्रग्स निकाले गए तो मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग की थी। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। फिर तुरंत जज साहब ने आईपीएस आरती से पूछा, मैडम क्या आपके पास कोई सबूत है कि पुलिस का आरोप झूठा है? इस पर आईपीएस आरती मैडम ने कहा, हाँ जज साहब, मैंने मंदिर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया था, उसमें सारी रिकॉर्डिंग है। साथ ही जज साहब, मेरे पास ये पेन ड्राइव है, मैं अभी इसे एलसीडी में लगाकर आपको सारे सबूत दिखाती हूँ। और पेन ड्राइव को एलसीडी से कनेक्ट कर दिया। एलसीडी मॉनिटर ऑन होते ही अमन की आवाज सुनाई देने लगी, यहीं पर मिस्टर अमन ड्रग्स बेच रहे हैं, मैं तुम्हें ये ड्रग्स दे रहा हूं, तुम्हें इसे उस भिखारी के पास रखना है, उसके बाद मैं आकर उसे पकड़ लूंगा। इन बातों के साथ अमन भी साफ दिखाई दे रहा था। उन सबूतों को देखकर कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों की जांच की और पुलिस जूनियर ऑफिसर अमन को 8 साल की सजा और उचित जुर्माना सुनाते हुए फैसला दिया। ये सुनकर अमन डर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जेल कैसे जा सकता हूं? वो चिल्लाने लगा। तुरंत पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जेल भेज दिया। अब अमन जेल में है। दूसरी ओर आईपीएस आरती ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा न्याय के पक्ष में रहें, अपनों को ना छोड़ें, चाहे आपके साथ कुछ भी हो। ये कहानी बताती है कि कैसे एक आईपीएस मैडम ने साजिशकर्ताओं और स्वार्थी लोगों से अपने पति और बेटी को बचाया। इसलिए स्वार्थी लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने इलाके का नाम लिखें कि आप कहां से देख रहे हैं। एक और अच्छी कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।